గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు న్యూస్ ఆన్లైన్. లోక్సభలో రైల్వే బడ్జెట్ ను ప్రవేశపెట్టిన రైల్వే మంత్రి సురేష్ ప్రభు మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. ఆ లైవ్ చూద్దాం. वो अपने रिसोर्सेज को ज्यादा तरह से लीवरेज भी कर पाएगी, यानी एक साथ साथ इंप्लीमेंट करने के लिए रेल के जो प्रोजेक्ट है उसमें स्टेट भी सहयोगी होंगे, साथ साथ में हमारी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है इरकॉन या राइट्स इस तरह के ये सभी लोग भी अपने इंप्लीमेंटेशन के काम में लग जाएंगे. उनकी बैलेंस शीट भी है, उनके पास धन भी है, हम उनको इक्विटी दे सकते हैं, उसके आधार पर वो लोन भी ले सकते हैं. यानी बड़े पैमाने पे प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन करने की एक नई ताकत हम तैयार कर रहे हैं. कोल मिनिस्ट्री, ऑयल एंड गैस मिनिस्ट्री, सीमेंट मिनिस्ट्री, इन्होंने भी हमारे साथ इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट किया है कि उनके पैसे से जहां लाइन लाने की आवश्यकता है वहां वो निवेश करेंगे, हम लाइन बनाएंगे. उससे हमारे निवेश बिना हमारे आगे आने वाले दिनों में फ्रेट का अर्निंग बढ़ेगा. साथ साथ में डबलिंग, ट्रिपलिंग और फोर लाइनिंग, ये बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट है. उसको यदि हम करते हैं तो बहुत कम समय में, जहां पर आज कंजेशन है, जिसके कारण आज ट्रेन लेट हो रही है, जिसके कारण फ्रेट मूवमेंट स्लो डाउन हो रही है, उसको सबको एक बहुत बड़े पैमाने पे एडवांस बहुत बड़ी प्रायोरिटी मिलेगी, प्राथमिकता मिलेगी. तो उसको भी लेने के लिए हम पूरी तरह से कोशिश में लगे हुए. तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा बजट है वो कॉमन मैन के ऊपर है, एम्प्लॉयमेंट के लिए है, वुमेन के लिए है, साथ साथ में इंडस्ट्री को पार्टनर बनाकर हमारे देश में काम करने वाले अलग अलग एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए, और पूरी तरह से जैसे हमने कहा है कि जो डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है, हमारे कुछ लोग यहां बैठे जो इसमें बारे में और जानकारी लेना चाहेंगे कि यदि रेल में हमारी पीपीपी मॉडल बनती है तो उसके आधार पर भी कोई डिस्प्यूट बने जाते हैं, तो डिस्प्यूट कौन तय करेगा? यदि मैं मंत्री हूं तो मैं ही तय करूंगा और मैं ही पॉलिसी तय करूंगा, तो उसका कोई मतलब नहीं होता. जज एंड जूरी कैनॉट बी एट द सेम टाइम. तो इसलिए हमने तय किया कि डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म के लिए भी एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी मैकेनिज्म बनाया जाएगा. साथ साथ में वो भी ये तय करेंगे कि किस तरह से टैरिफ का स्ट्रक्चर होना चाहिए. और मैं मानता हूं इसके कारण बड़े पैमाने पे हमारे साथ में पार्टनरशिप भी करने की जो लोगों की इच्छा है वो भी बढ़ेगी, जिसपे प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल्स है, शेयर्स है, ऐसे काफी इलाकों में भी बढ़ोतरी आ सकती है. ऐसे बहुत सारे कारण को लेकर हमने रेल बजट बनाया था. मैंने शुरू में कहा कि ये रेलवे का बजट है, लेकिन रेलवे के लिए ही है. रेलवे को ठीक करने के लिए हमने बजट में पूरी कोशिश की है. तो इसके लिए ये बजट ना किसी दल के लिए ना किसी और कारण के लिए, लेकिन रेल को ठीक कराने के लिए. तो रेल ठीक होगी, देश ठीक होगा. देश ठीक करने के लिए रेल की बहुत बड़ी प्राथमिकता है, लेकिन उसके लिए रेल को पहले मजबूत बनाना होगा. कमजोर रेल देश को मजबूत नहीं कर सकती. तो ये सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको दोबारा धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत ही साथ हमारा अच्छा दिया. और मैं मानता हूं एक दफे साथी बन जाते हैं तो साथ छोड़ी नहीं जा सकती. तो इसके लिए हमारा सफर यही ऐसा चलते रहेगा. आगे आने वाले दिनों में भी इस तरह का ही आपसे समर्थन मिलेगा ऐसा मैं विश्वास रखता हूं. और ये बजट एक सिर्फ शुरुआत है. बजट के कारण अभी मैंने चेयरमैन रेलवे बोर्ड को बता रहा था कि अभी रेल का बजट खत्म हो गया 1:30 बजे, अभी आपकी जिम्मेदारी शुरू हो गई है. तो मैं समझता हूं कि पूरी तरह से इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग अभी लगे रहेंगे, और रेल को ठीक करने की जो बहुत जरूरत देश के हित में है वो ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से हमारी कोशिश जारी रहेगी. मेरे साथी मंत्री मनोज सिन्हा जी बात करेंगे, हमारे चेयरमैन रेलवे बोर्ड काम करेंगे. मेरे को 5-10 मिनट के बाद और कुछ प्रोग्राम में जाना है. एक तो अच्छी बात है कि अच्छा पहला बैठो क्या क्या देखिए, फ्रेट वी हैव ओनली रैशनलाइज द फ्रेट in terms of its classification. We have actually rationalized its rates, we have rationalized it. So somewhere it has come down, somewhere it must have marginally gone up, but is overall it is very small change, but it is a change of this. सर हम लोगों ने कॉस्ट कम करने के लिए आराम से हमारी प्रभु सर इधर से एक सवाल है. प्रभु सर इधर से 1 मिनट रुको. प्रभु सर सवाल इधर से. आई विल एक्सप्लेन. प्रभु सर मेरे बहुत दो छोटे सवाल है. अरे एक आप ही नहीं ना, बाकी भी लोग. सर एक मिनट दास. See, what you have done Doesn't the is, freight hike make the railways uncompetitive at a time when you're already losing out to the road network? see, first of Doesn't all, it make, let me by explain. subsidizing passenger fares and increasing freight rates? See, first of all, in the era of falling diesel prices,
we are supposed to be ensuring that nobody is properly touched in that manner. Money that is going to be raised for our financing of our operation is largely coming from extra budgetary resources. All over the world, anywhere in the world, the money for infrastructure creation is raised in the same fashion. America has become very strong because the roads were created in the same fashion of extra budgetary resources. No money comes from budget. China, the example that we keep giving of China, China also raises money from extra budget resources. Let us take in our own country. Road sector has a National Highway Authority of India, which raises money from market resources to finance its operation. You take shipping sector, which raises money financing it from same sector. Take power sector, where are the Minister of Power. So nowhere in the world you are thinking that where is the money going to come from. The same question was asked to me when I was the power minister, where the money is going to come from. We got $150 billion in power sector after the one act was passed called Electricity Act 2003. So when we create infrastructure, we cannot just depend on only one source, that is gross budgetary support. The gross budgetary support also gets money. Where do they get money? Mr. Finance Minister also raises money from the market. And market money that he raises, and he is going to raise substantially higher money every year after year because of past legacy, then what that money goes from? The money is also coming from the same market. So is there anything rather than relying on gross budgetary support where the finance minister himself is going to raise money from the market? Why not we also do the same thing and try to bring in better discipline for railways, try to create new infrastructure for railway? That is one. Number two, there are leveraging principles possible, and I will explain to you how. If we have a public sector undertaking with a net worth of 15,000 crores, you can leverage that PSU for undertaking a project on commercial basis 3 to 4 times. So the amount of money that you will get from that will be far in excess of what you could ever imagine of getting from gross budgetary support. So therefore, money will be used for capital expenditure from such sources which are going to do it. I don't want to name an institution. An Indian very large institutions, government controlled by the government, has already committed 20,000 crores for the current year itself to be used for this purpose. Another institution has committed 10,000 crores. We are talking to World Bank, we are talking to Asian Development Bank, we are talking to International Finance Corporation. All of them are aligned to our interest priorities, so money will be raised from that. So money is not a great issue that to be done with. What I was saying was, should we rely only on one single source, that is gross budgetary support all the time, and if the gross budgetary support doesn't come, then we should restrict our expansion program? That is what the railway has suffered from. Railway has suffered because we could not invest enough into the capacity addition, we could not invest enough into the capacity, and that's why railway has suffered. So that's what we are trying to do. सुरेश सर, एक सवाल इधर से. सुरेश सर, एक सवाल इधर से. सर, दो चीजें आपने अभी कहा कि प्रधानमंत्री किसानों के बारे में सोचते हैं, किसानों की हित के बारे में सोचते हैं. यूरिया के कीमतों में आपने फ्रेट में 10% बढ़ाया है और पल्सेस में और खद्दान में. लगता नहीं कि इन्फ्लेशन को बढ़ावा करे से आम आदमी भी परेशान होगा और यूरिया के बढ़ने से किसान भी परेशान होंगे. फिर आप कैसे किसानों के लिए सरकार हित में सोचती है? 10% सर, 10% इन बोथ. कोल भी बढ़ाया है, तो फर्टिलाइजर कोल वो 10% बढ़ा ऐसा नहीं है. उसका सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ कमोडिटीज जो है, वो क्लासिफिकेशन ऑफ कमोडिटीज का जो हमारे मेंबर ट्रैफिक भी आपको बताएंगे कि वो हमेशा, ये आज की नई बात नहीं है, ये सालाना हर साल हमारे ट्रैफिक के जो अलग अलग कमोडिटीज को अलग अलग ट्रैफिक के बैंड में रखा जाता है. तो ट्रैफिक के बैंड को रिवाइजेशन हमेशा चलता है, सिर्फ बजट के टाइम नहीं, बजट के बीच में भी होता है. तो लोगों का कहना था बजट पे बीच में नहीं करिए, तो ये सिर्फ बैंड को रैशनलाइज करना ये कोई नई बात नहीं है. ये तो हमेशा ऑनगोइंग सीरीज ऑफ रेलवे का काम ही है. तो ये काम चलते रहेगा और इसके लिए मैं समझता हूं कि जो भी ये इस तरह के है, तो आपकी राय क्या है? देखिए, कुछ लोग ऐसा करें, आपकी राय